अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। गज़ा में इसराइली बर्बरियत का, उनके जुल्म सितम का 21वां रोज़ जारी है और हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीनी 30 लाख फ़लस्तीनी बेयारो मददगार हैं। अब तक जो एयर स्ट्राइक्स हुए उसमें शोहदा की तादाद 7,000 से तजावुज़ कर गई है। इसमें सिर्फ 3,000 जो है वो बच्चे भी इसमें शामिल हैं। 3,000 से ज़ायद बच्चे और 1,700 के करीब ख़वातीन की बात की जा रही है जो जिनका इस वक्त एक भारी नुकसान फ़लस्तीन के अंदर शहीद हुए हैं। और 24 घंटे लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो एयर स्ट्राइक्स हुए उसमें तकरीबन 481 मजीद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इजरायली बमबारी में 50 के करीब यरगमाली जो है वो भी, उनकी भी हलाकतों की इत्तला है। सूरत हाल इंतहाई संगीन है और इस वक्त हालत फुल स्केल ज़मीनी कार्रवाई की बात की जा रही है। इसराइल जो है वो एक तवील जंग की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा जो है ख़ुद उसके लिए भी मुमकिन नहीं होगा इतने बड़े पैमाने के ऊपर ज़मीनी कार्रवाई, क्योंकि बारहा अमरीका भी उसको बावर करा चुका है कि वो गलती इसराइल ना करे जो 9/11 के बाद अमरीका ने की। मजमूई क्या हालात हैं ये हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अब तक की आज 21वां रोज़ है और बहुत एक कोहराम मचा हुआ है, क़यामत सुगरा के मनाजिर हैं। अब तक जंग बंदी क्यों नहीं हो पा रही, बावजूद इसके कि दुनिया इस वक्त जंग बंदी की बात कर रही है? जी बेसिकली इसका जो है इस पार्ट ऑफ इजरायली दाइवा पॉलिसी आज की बात तो है ही नहीं है। ये जरूर है कि इस वक्त मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंटेंस है और ये बेन गोरिया के टाइम से चल रही है और इसका मतलब होता है बेसिकली घास काटना, अगर इसको हेब्रू में ट्रांसलेट करें तो इसकी पॉलिसी ये थी कि चूंकि हमने इनको इम्प्रिजन किया हुआ है, ये रिएक्ट करेंगे तो इनकी लॉन मोइंग की जाए। तो फलस्तीनियों को वो घास समझते हैं फॉर्चुनेटली कि जैसे घास ग्रो करे आप उसको मोव डाउन कर दो। ये फोर्थ इंतफादा है फलस्तीनियों की। तो मेरे लिए तो ये छंबे की बात नहीं है। द ओनली थिंग इज के फलस्तीनियों ने फिर डिसाइड किया जी कि वॉर को हम लेके जाएंगे इसराइल में एंड देन लेट द इंटरनेशनल कम्युनिटी सी इट। और जितनी कुर्बानियां पहले दी हैं लाखों में, तो भी हजारों में मजीद हो गई हैं, जो बेसिकली इस अलमिया इंसानी अलमिया है और इंसानी ज़मीर बिल्कुल सो चुका है। चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चाहे वो से OIC है, वो रिएक्शन नहीं है जो आना चाहिए था। सो एक तो ये है कि इट्स पार्ट ऑफ द पॉलिसी। बाकी जो मिलिट्री सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही है और उसमें चांसेस है कि वॉर एक्सपैंड करेगी एंड दैट्स व्हाई जो उनका ग्राउंड ऑफेंसिव है वो अभी तक टेक ऑफ नहीं कर चुका। तो जहां भी उन्होंने एफर्ट की काफी उनको मार पड़ी है। तो गल्फ में अभी जो फोर्सेस अरेड है, अगर मुझे टाइम दे, जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन इट इन 1 मिनट कि वो सूरत हाल अभी किस तरफ जा रही। अच्छा, ये ग्राउंड ऑफेंसिव की और मैं फिर रिपीट करूंगा कि अमेरिका कहता है कि वो गलती ना करना जो 9/11 के बाद अमेरिका ने की थी। तो किस तरह का नुकसान खुद इजरायली फोर्सेस को हो सकता है अगर वो ग्राउंड ऑफेंसिव की तरफ जाते हैं? तो अगेंस्ट इजराइल इसमें 5 बड़े ग्रुप्स हैं जिसमें हमास और इस्लामिक जहाद विद इन पैलेस्टाइन कर रही है। फिर सीरिया में बेसिकली हिजबुल्लाह के ग्रुप्स हैं और IRGC है। देन यू हैव लेबनान में हिजबुल्लाह के ग्रुप हैं और फिर इवन इराक में कतैब हिजबुल्लाह के नाम से बहुत बड़ा ग्रुप है, बस ड्रोन भी है और मिसाइल भी। और फिर साउथ में अंसारुल्लाह है जो बेसिकली हुती बागियों पे मुश्तमिल है और उनके पास भी लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं। फिर ईरान आयता है जो लेटर ऑन इन केस कुछ मसला बनता है उनकी फोर्सेस भी आ सकती हैं। और जितना नुकसान इजराइल ने किया है फलस्तीनियों पे उसका रिस्पांस में आई थिंक ये ग्रुप्स अभी कुछ अटके हैं और कुछ होंगे। और अभी अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया गया था इराक और सीरिया में और अभी आज आई थिंक सुबह जो है अमेरिका ने फिर रिस्पॉन्ड किया है। कुछ खबरें ये भी हैं कि जो IRGC 300 भी मूव किया है क्लोजर टू डमास्कस। इसका मतलब है कि इजरायली एयरफोर्स अभी फ्लाई नहीं कर सकेगी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल में। दैट्स व्हाई इजरायली एयरफोर्स नजर भी नहीं आई। यानी इजराइल सर अगर ग्राउंड उसकी तरफ फोर्सेस को बढ़ाता है या उसका सोचता है तो खुद उसके खिलाफ मल्टीपल महाज जो है वो खुल सकते हैं। यही बुनियादी वजह है। जी एग्जैक्टली। और इसमें भी आप देखें जो अमेरिकन बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स आ चुके हैं मेडिटेरेनियन में और गल्फ में जितने बेसिस थे उनके ऊपर थर्ड वेपन सिस्टम भी आ गया, बिकॉज अभी उनको पता है कि नेक्स्ट फेज जो है सख्त मिसाइल वॉरफेयर हो सकता है। इजराइल ने आई थिंक बोर्ड्स के जरिए कोशिश की है, इनकी स्पेशल फोर्सेस गई थी कि साहिल वाली साइड पे गजा पे अटैक किया जाए, लेकिन वो भी खबर है कि दे हैड टू लीव देयर असला एंड रन अवे। और ग्राउंड पे 2 अटेम्प्ट्स किए उन्होंने आर्मर के साथ, टैंक्स के साथ, और उसकी भी नाकामी हुई है। इस तरह हिजबुल्लाह ने काफी ज्यादा, अभी आप देखें इजराइल जो लेबनान बॉर्डर है दोनों तरफ 30-30 किलोमीटर खाली हो चुका है, इंक्लूडिंग इजरायली जो सेटलमेंट्स हैं वो भी वहां से भाग गए हैं। सो इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन और एक चिंगारी जो है इसको मिनी वर्ल्ड वॉर 3 बना सकती है। अच्छा,
अब खुदा ना खास्ता अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो आप क्या समझते हैं कि जो अरब कंट्रीज हैं उनके पास पॉलिटिकल चॉइस कितनी महदूद हो जाएगी? जी, अरब स्ट्रीट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। मिस्र में आपको पता है इख्वान के भी ग्रुप्स हैं जो बेसिकली मुस्लिम ब्रदरहुड है। ऑलरेडी जॉर्डन में इतना प्रेशर था कि आपने देखा कि मलका रानिया को आके बड़ा सख्त तरीके से उन्होंने कंटेस्ट किया और सपोर्ट किया फलस्तीनियों को। फिर जॉर्डन के किंग नजर आए यूनिफॉर्म में। जॉर्डन में 7,000 फलस्तीनियों की एक बड़ी तादाद है। इसी तरीके से गल्फ में बहुत ज्यादा प्रेशर है। कतर ने बड़ा जबरदस्त प्ले किया अभी तक, टर्की ने इसमें प्ले किया रोल अपना, और जो बेसिकली उसमें जो मॉरल सपोर्ट है, मीडिया सपोर्ट है। और इस वक्त अल जजीरा को कहा जा रहा है कि जी आप बैकअप करें। उनको थ्रेट किया गया डायरेक्टली। टोनी ब्लिंकन ने कहा जी कि आपको टोन डाउन करें, और इजरायली एक एक्स वजीर आजम है यार लेपेड, उसने कहा जी कि ये आप बिल्कुल ना दिखाएं। सो अगर लेट्स से कोई मॉरल सपोर्ट या मीडिया सपोर्ट है उसको भी बंद कराना चाहते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दे हैव लॉस्ट द मीडिया वॉर। वेस्ट इजराइल 80% वॉर वो हार चुके हैं। नोबडी वांट्स टू सी व्हाट इज कमिंग ऑन बीबीसी और सीएनएन। लोग ज्यादा टीआरटी को देख रहे हैं, जजीरे अरब चैनल्स को या मे बी पाकिस्तानी चैनल्स को। तो आई थिंक इस लिहाज से ये बड़ी खुशाइन चीज है कि एटलीस्ट स्ट्रीट पे जो आलमी ज़मीर है वो जाग रहा है। यस, लीडरशिप हैज अ प्रॉब्लम, वो हमेशा रहा है, और नॉर्मलाइजेशन की जो कोशिशें हो रही थी मेरे ख्याल में वो टोटली अभी स्कटल हो चुकी हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, अब ये जो बार बार बात की जा रही है इजराइल की तरफ से कि जंग के लिए तैयार है, तो आप समझते हैं कि ये एक तवालत पकड़ सकती है? जी, उनकी डिजायर तो थी कि आपको याद होगा जब शुरू हुआ था तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था जी कि हम हफ्ते में इसको रैप अप करेंगे। आज 3 हफ्ते हो गए हैं और जितना ऑर्डिनेंस डाला गया, फेंका गया, इट इज नाउ गेटिंग वेरी क्लोज टू जो हिरोशिमा पे बॉम्ब था जो इन्होंने फेंका था। तकरीबन उतनी अब से के इंटेंसिटी के साथ किलो टन्स ऑफ एमुनिशन फायर किया जा चुका है। सो इट्स ऑलरेडी न्यूक्लियर आप कह लें साइज ऑर्डिनेंस डिलीवर किया गया गाजा पे। वेस्ट बैंक में बहुत ज्यादा किलिंग हो रही है, डिस्पाइट कि वो ऑलरेडी बेचारे वो महदूद है अपने घरों में। सो आई थिंक ये जो भी प्रेशर है बाकी मुतारफ ग्रुपों का, ये शायद जंग का फैसला करेगा, और अगर आगे जाती है तो इजराइल की आई थिंक मुझे ज्यादा तबाही नजर आ रही है। ओके जी, वकार हसन साहब, अब जरा दूसरे पॉइंट के, कल आपको पता होगा कि कतर में 8 जासूस, भारतीय जासूस बहरिया अफसरान जो हैं उनके नेवी के ऑफिसर्स, उनको सजाए मौत सुनाई गई। और इस वक्त बड़ा चरागपा है इस वक्त इंडियन मीडिया, मोदी सरकार, बात सारी है कि ये वहाँ पर कतर के अंदर रहकर और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो कनेक्शन बनते हैं इसके, किस तरह के आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? जिसका आई थिंक 100% है। आरएसएस की आइडियोलॉजी भी देखें, इट इज वेरी मच क्लोजर टू नाजी आइडियोलॉजी। इनके जो मेथड्स हैं मकबूजा कश्मीर में एग्जैक्टली वही हैं जो नाजी लेट्स से जो ज़ायनिस्ट करते हैं। सो आइडियोलॉजी भी कॉमन है, मेथड्स भी कॉमन है। अभी अगर आप देखें तो आई थिंक 4 बड़े फैक्टर्स हैं इसमें इंडिया को बिल्कुल स्क्वीज हो गया है डिप्लोमेटिकली और मीडिया में। वन है जो कनाडा में इनके साथ हुआ, जो जिसमें एक्सपोज हुए, और इसमें भी स्टेट इन्वॉल्व है। लाइक अगर एक एम्बेसी इन्वॉल्व है जो डेथ स्क्वाड भेज के कैनेडियन शहरियों को मारती है, या लंदन में अवतार सिंह खंडा को मारा इन्होंने। तो स्टेट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और एनएसए दोवल का ऑफिस आ गया। मिलिट्री लीडरशिप भी इन्वॉल्व है। अगर जो 8 बंदे इनको सजाए मौत हुई है कतर में, ये बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं। लेट्स से कैप्टन ऑफ द नेवी मींस के एक फुल कर्नल है, इस तरीके से कमांडर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिलिट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एनएसए का ऑफिस ये ऑफिशियली किसी की डायरेक्शन पे ये काम कर रहे हैं। और अब कनेवेंस देखें कि इसी गल्फ में आई थिंक 30 लाख से ज्यादा इंडियन काम करते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर भेजते हैं। मैं ख्याल $100 बिलियन इनको आता है हर साल। जाहिर है कि वो सफारती ताल्लुकात भी स्टेक के ऊपर लग सकते हैं। मुझे ये बताइए कि सिमिलर सिचुएशन विद कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान में और भारत में कितनी एक दुनिया आसमान सर पे उठा लिया था और अभी तक वो फैसला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। यहाँ पर आप कितना दोनों को अगर देखें तो क्या कंपैरिजन करते हैं? जिसमें आई थिंक बीच में चूंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक एलिमेंट आ गया था जिसको फिर पाकिस्तान ने पूरा निपटा और हमने फाइट किया, और बाकी वो पेंडिंग है। कुलभूषण का जो डिसीजन इट लाइज विद द पाकिस्तानी स्टेट, और उसमें जो भी डिसीजन है मे बी कीपिंग हिम अलाइव, और उसके बाद उससे जो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन शायद वो ज्यादा जरूरी समझेगी। बट एनीवेज इट इज अ स्टेट्स डिसीजन। लेकिन कतर ने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और जरूरत भी है। जब आप स्पाइंग करते हैं या ट्रीजन करते हैं, इसकी बाय एंड लार्ज डेथ पेनल्टी ऊपर कैद होती है उन्हें स्ट्रेट अवे। और अरब ममालिक में एक जरूर है कि अदालती निजाम खामखा वो नहीं करता अनलेस दे अप्रूव, स्पेशली जब इंडिया के साथ उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर की वो गैस और ऑयल लेता है। तो इस लिहाज से, और दूसरा एक और था कि भारत का मीडिया और स्टेट बड़ा प्रेशराइज कर रही थी कतर को, अल जजीरा को टारगेट किया जा रहा था। तो आई थिंक वो भी इस लिहाज से एक रिस्पांस है। तो वकार साहब ये बताइएगा इस वर्डिक्ट को पाकिस्तान किस तरह से
सिफारती तौर पर कैपिटलाइज कर सकता है कुलभूषण के केस में? हमारा तो केस और मजबूत होता है, फिर इसमें बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है इंडियन नेवी। जी एग्जैक्टली, इसको बिल्कुल इस तरह टैली करके कैन बी हाईलाइटेड कि दिस इज व्हाट बेसिकली, अभी देखें ना इसमें भी नेवल ऑफिसर है जो कुलभूषण यादव, कमांडर ऑफ द नेवी, रॉ के लिए काम करता था। इसका लो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो, स्टेट स्पॉन्सर एस्पियनाज हो, दोस्त मुल्कों के साथ आप इस तरीके से करें छुरा घोंपे, तो दूसरा अरब वर्ल्ड को एक बड़ा मैसेज है कि जी आप बाकी भी अपनी एम्बेसियां जो इंडिया की हैं जो काम करते हैं उनको गौर से देखें, इनकी आई थिंक स्क्रूटनी करें कि कितने एजेंट्स बैठे हुए हैं जो इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनके दुश्मनों को हेल्प कर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि बगल में छुरी मुंह पे राम राम, भारतीय हुकूमत जो इस वक्त अपने दोस्तों के साथ कर रही है वही रवैया अपने दुश्मनों के साथ भी उसने इख्तियार किया हुआ है। भारतीय जो एजेंसीज हैं बुरी तरीके से दुनिया में इस वक्त एक्सपोज हो रही हैं, रॉ के एजेंट्स पूरी दुनिया में बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। इस तमाम मामले पे हमारे साथ मौजूद थे वकार हसन साहब, दिफाई तज्जियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अदालती फैसलों के हवाले से, अदालती प्रोसीडिंग्स के हवाले से। सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम तरीन इजलास चीफ जस्टिस की सरबराही में, जिसमें साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस नाकाबिल समाअत होने पर खारिज कर दिया गया, जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शिकॉज नोटिस जारी हुआ। आगे बढ़ते हैं और फैजाबाद धरना केस जो है वो भी बड़ी तेजी से इस वक्त आगे बढ़ रहा है और उसमें जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बना दी गई है। ये जब धरना हुआ था वो इंतहाई अहम तरीन उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। उस धरने के ऊपर जो एक नोटिस लिया गया था, सुमोटो लिया गया था, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो इंतहाई अहम थी। और अब केस खुला है तो कितना अहम होगा ये केस पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान में जमहूरियत के बका के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये फैजाबाद धरना केस जो है अब आ गया है, ये खुल रहा है, कितना अहम होगा इसके ये पूरा केस जो है पाकिस्तान के सियासी और जमहूरियत के लिए कितना अहम होगा? देखें, बात यह है कि ये अहम तो बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसमें टाइम गेन करना चाह रही है। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, अब ये फैक्ट फाइंडिंग जो है ये टाइम लेगी कि जी हम अभी तहकीकात कर रहे हैं, अमल दरामद हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जो जहाँ तक काजी फायद ईसा पहुँचना चाहते हैं, गवर्नमेंट वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहती। तो वो गवर्नमेंट दरमियान में कहीं रास्ते को घुमाना चाहती है और अब ये देखना पड़ेगा नेक्स्ट हेयरिंग में कि काजी फायद ईसा रास्ते में गुम होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, या वो जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए वो यकसुई रखेंगे। अच्छा, इस बीच में हमने देखा जनाब टीएलपी को जो है वो क्लीन चिट भी मिल जाती है। इससे पहले जो है वो ऑलमोस्ट दहशतगर्द तंजीम भी बन गई थी और बहुत सारे उसके जो है वो लिंकेजेस मिल गए थे फॉरेन फंडिंग के हवाले से, ममनुआ फंडिंग के हवाले से, लेकिन अब तो मामला बेहतर हो गए उसके हक में। जी काफ़ी बेहतर हो गए हैं, लेकिन जो जड़ावाला का वाक़या है और जो वाक़यात हैं जो है जिनमें अहमदियों के इबादत गाहों वाला मामला है, वो रियासत के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है इंटरनेशनल लेवल पे, और उसमें टीएलपी के मुलव्वस होने पर रियासत बहुत गौर से देख रही है और रियासत और उनके दरमियान उसके ऊपर बातचीत भी चल रही है। लेकिन वो जो धरने हैं वो रियासत ने कराए थे, ये एक्टिविटीज़ रियासत ने नहीं कराई। तो टीएलपी हॉट वाटर्स में भी है, बज़ाहिर हमें बहुत पुरसुकून लगती है, लेकिन अंदर से हॉट वाटर में भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बहुत उनका एक बयान के कौम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं चीफ जस्टिस से। अब ये बताइए कि किस तरह की उनका इशारा क्या है, इलेक्शन के हवाले से या कुछ रिलीफ के हवाले से है? क्योंकि अब सरदस्त तो हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको अदालती रिलीफ मिल रहा है, वो पाकिस्तान में आ गए हैं, लेकिन चेयरमैन पीटीआई जो है उनकी दरखास्तें और अपीलें जो हैं वो खारिज हो रही हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं सदर मुमलिकत इस वक्त? सदर ममलिकत अपनी पोजीशन क्लियर करना चाह रहे हैं इमरान खान के आगे। वो साइफर के वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून पर उन्होंने दस्तखत किए। पिछले दिनों अलीमा खान ने उनके खिलाफ बयान भी दिया
और उनको अपनी पोजीशन जो है वो पीटीआई इमरान खान में काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। फिर उन्हें इलेक्शन भी नज़र आ रहा है, तो उन्हें ऐसे लगता है कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद नया सदारती इंतखाब भी हो जाएगा। वो अपने कोई ताल्लुकात इमरान खान साहब से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है। इलेक्शन की डेट वो दे सकते थे, उन्होंने नहीं दी। उस वक्त एक मुफाहमती ख़त लिखा, फिर उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैंने तो ये कानूनों पर दस्तखत नहीं किए हैं, मैंने वापस भेजने का कहा था, लेकिन उसके ऊपर वो रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते थे कि मैंने दस्तखत नहीं किए, मेरी हिदायत के बरक्स इन पर अमल हुआ है। उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक ट्वीट करने पर ही गुजारा किया। तो लिहाजा मुझे लगता है कि वो अब शायद उनको नज़र आ रहा है कि अगर इलेक्शंस हो जानी है तो उन्होंने जाना है, तो वो कोई ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर इलेक्शन, उन्होंने तो ये कहा था कि जनवरी 2 को नज़र नहीं आ रहे, और काउंटर पार्ट के ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि वक्त पर ही होंगे। बतौर एक सियासी तज्जियाकार आपको इस वक्त इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई सुनगुन नहीं है इलेक्शन की? ये 30 नवंबर के बाद शेड्यूल आएगा और मुझे जनवरी या 28 जनवरी को, 7 फरवरी को, 12 फरवरी को कोई एक डेट पे इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इसमें कोई भाम वाली बात नहीं है। ठीक, तो मियां साहब के लिए इस वक्त जो है मामलात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। फिर इलेक्शन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इलेक्शन होंगे तो वो आएंगे, और आने के बाद जो है उनके मामलात में काफ़ी रिलीफ होगा, बेहतरी आएगी। तो इस वक्त आप समझ रहे हैं कि सूरत हाल इलेक्शन की तरफ है? ये इलेक्शन की तरफ सूरत हाल है। और अब जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है, तो उसके बाद तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए हैं। सज़ा सस्पेंड हो गई है, अब उनका कन्विक्टेड का स्टेटस खत्म हो गया है और वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए हैं। अगर रिटर्निंग अफसर उनके कागजात कबूल कर लेता है और ये बात कबूल कर लेता है कि इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम है उसके तहत उनकी नाअहली की मुद्दत सिर्फ 5 साल थी जो पूरी हो गई है, तो उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। मुझे तो उनके इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन आगे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात हुई, और इंतहाई हैरत की बात है क्योंकि पिछले 5 साल में पीटीआई की जो एक पूरी सियासत उसका मरकज भी हम देखें तो वो मौलाना के खिलाफ रहा। तो ये किस तरीके की मूवमेंट है? गो के कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि खुशदामन के इंतकाल की ताज़ियत के लिए गए थे, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल है। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि इस वक्त जो गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन हैं उनकी इनखला का जो मामला है उसमें शायद ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि एक ख़ास बिरादरी, एक ख़ास कौम उसके साथ ये है। तो शायद मौलाना इसके ऊपर कोई बात करें। देखें, केपी में मुकाबला पीटीआई और मौलाना का है। 2 बड़े वोट बैंक मौलाना और पीटीआई हैं, और अगर मौलाना के पास आकर पीटीआई वाले मिलते हैं तो ये मौलाना की जीत है। इससे मौलाना के वोटर को भी जुबिलेंस मिलेगा और जो पीटीआई में उनका मुखालिफ वोटर है वो भी सॉफन होगा। इस मुलाकात का पीटीआई को नुकसान और मौलाना को फ़ायदा है, लिहाजा मौलाना ने तो मुलाकात अपने फ़ायदे में की। वो तो पिछले काफ़ी दिनों से पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे थे, ये कह कर के 9 मई के लोगों को माफ़ी दे दी जाए और सामने वाला मैदान में ही ना हो तो ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा, क्योंकि जो केपी का मंजरनामा है वो पंजाब से मुख्तलिफ है। तो मौलाना तो अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के देखते हुए बात कर रहे थे। इस मुलाकात का मौलाना को बहुत सियासी तौर पर फ़ायदा होगा। जो फ्लोटिंग वोट है वहाँ पर वो मौलाना की तरफ मुतवज्जो हो सकता है। तो ये मुलाकात मैं नहीं समझता को पीटीआई के फ़ायदे में थी, ये मौलाना के फ़ायदे में। लेकिन सर मौलाना अगर बात करते हैं वोटर्स सपोर्टर्स को लेना तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन लोगों से मिलना जो हमेशा जिनके हवाले से हदफ तनकीद वो बने, तो इससे तासुर क्या जाएगा? फिर इस पार्टी के हवाले से क्या तासुर जाएगा सियासत, उनकी अपनी सियासत के हवाले से? देखिए, पीटीआई डैमेज होगी ना। स्टैंड तो पीटीआई का था कि हम मौलाना को नहीं मिलेंगे, मौलाना डीजल हैं, मौलाना करप्ट हैं। ये स्टैंड मौलाना का तो कभी नहीं था। मौलाना तो उन्हें एक फितना कहते थे ना, आप मेरी बात समझें। तो ये दोनों, लेकिन इसका फिर भी अगर ग्राउंड रियलिटी पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें तो पीटीआई को ज़्यादा नुकसान है और मौलाना को फ़ायदा ज़्यादा है। ठीक। और व्हाट अबाउट पंजाब? अब पंजाब की सूरत हाल आप किस तरह से देख रहे हैं? नून लीग के लिए ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा रिलीफ ज़रूर होगा, लेकिन वहाँ पर भी अब और जमातें एग्जिस्ट कर रही हैं। क्या जो रेस्पॉन्स मिला मियां साहब को, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसमें? देखिए,
वहाँ PMLN के मुकाबले में पीपल्स पार्टी कोई इतनी वक़्त नहीं रखती क्योंकि वोट बैंक नहीं है। IPP की इंपॉर्टेंस भी वो नहीं है क्योंकि वोट बैंक नहीं है। मुकाबला तो PMLN और PTI का है पंजाब में अगर देखा जाए। अगर PTI के 90% लोग इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं, उनके विनिंग हॉर्सेस भाग गए हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज लावारिस हो गई हैं, तो इसका फ़ायदा तो PMLN को होगा ना, क्योंकि बहरहाल पंजाब में कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है। अगर उन जो कॉन्स्टिट्यूंसी के इम्पॉर्टेंट विनिंग उम्मीदवार हैं वो छोड़ गए हैं PTI को, तो उसका 20-30% लॉस तो होगा। वो जो 20-30% लॉस है वो उसको PMLN कैप्चर कर सकती है और सीटें निकाल सकती है। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल पंजाब की तो मुस्लिम लीग नून के हक में मुझे नजर आती है, क्योंकि एक तो कैंपेन नहीं होगी, फिर PTI के पास विनिंग हॉर्सेस नहीं होंगे, और तीसरा यह है कि कमजोर उम्मीदवारों के साथ जब वो मैदान में आएंगे तो सिर्फ पार्टी वोट पाकिस्तान में जीतने के लिए, पंजाब में जीतने के लिए काफी नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, अब तक की सियासी और अदालती सूरत हाल पर अपना तजर्बा थे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद एक बड़ी स्टोरी, और वो स्टोरी ये है कि ऑफशोर कंपनीज में पाकिस्तानियों की जो दौलत है, पाकिस्तानियों के जो असासे हैं, वो 19 अरब डॉलर से जायद के इस वक्त मौजूद हैं। ये क्या मामला है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट जो कि टैक्स चोरी के हवाले से बताती है, उसके मुताबिक ऑफशोर अकाउंट्स में पाकिस्तानियों के 19 अरब 20 करोड़ डॉलर मौजूद हैं, और इसमें आधी से ज़्यादा रकम से दुबई के अंदर रियल इस्टेट के अंदर सरमायाकारी की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पैनामा लीक्स के बाद पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में स्विस बैंक से अपनी रकम मुंतकिल की है। और ये क्या मामला है, इसके ऊपर जानना चाहूँगा। डॉक्टर इकरामुल हक साहब जो कि माहिर मालियाती उमूर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह से इसे देखा जाएगा, ये ऑफशोर अकाउंट्स में 19 अरब 20 करोड़ डॉलर, एक डॉलर के लिए पाकिस्तान इस वक्त तरस रहा है, और ये क्या तमाम रकम इसको हम ऑफशोर अकाउंट्स के अंदर होती है, ये गैर कानूनी समझी जाती है या कानूनी तौर से भी ऑफशोर कंपनीज बनाई जाती हैं? अगर हैं तो क्या है? आपने देखा कि बेनिफिशियल ओनरशिप का जो कानून बनाया गया था पाकिस्तान में भी उसको नाफिज किया गया कि अगर आपका बाहर किसी भी कंपनी में कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, चाहे आपने वो कोई ट्रस्ट की शक्ल में रखा हो या आपने कोई ऑफशोर कंपनी की शक्ल में रखा हो या ट्रस्ट की, तो उसको आप डिक्लेयर कर दें। और उसकी हद रखी गई थी कि कम से कम अगर आपका 10% भी इंटरेस्ट है उसमें, तो आपको उसको यहाँ डिक्लेयर करना है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास भी, और अब पिछले साल से इनकम टैक्स की रिटर्न में भी इसको शो करना लाजिम है। लेकिन सर, ये तो कानून कहता है ना, अब उसका रिफ्लेक्शन कितना बड़ा है? इतने बड़े अमाउंट को अगर आप उसमें रिफ्लेक्ट करता हुआ देखें तो आप समझते हैं कि वाकई डिक्लेयर किया जाता होगा? जी, बहुत से लोग तो जाहिर है कि रिटर्न्स फाइल ही नहीं कर रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं वो लाजिम नहीं कि दिखा रहे हों। और ये जो अभी ग्लोबल हमने विजन रिपोर्ट देखी है, ये भी 2-3 साल पुरानी है। अब तो शायद क्वांटम भी बढ़ गया है, और आपको देखा होगा कि पिछले साल जब हमने एक CVT लगाया है सिर्फ पाकिस्तानी रेजिडेंट्स की जो बाहर एसेट्स हैं हर किस्म के, उसके ऊपर हमने 1% लगाया, तो फिर उसका ये भी नतीजा हुआ है कि बहुत से लोगों ने उसको अपने नाम से हटाकर वहाँ के जो रेजिडेंट जिनके बच्चे भी हो सकते हैं, कोई डियर एंड डियर 1 भी है या कुछ ऐसी कंपनीज है, उनके नाम भी कर दिया है, क्योंकि वो इतना बड़ा टैक्स वो यहाँ पाकिस्तान में देने को तैयार नहीं है। मगर जो डिक्लेयर्ड है वो भी आपको याद होगा कि 2018 फिर उसके बाद 19 में जो 2 एसेट डेक्लेरेशंस के बड़ी बड़ी एमनेस्टीज आई, उसके अंदर भी बहुत सा जो था वो हमने किया। और आपको ये भी पता है कि 141 कंट्रीज का जो OECD का मल्टीलैटरल मुआहदा है, उसके तहत भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस रिपोर्ट के अंदर अभी जो फिगर आई है अभी कम है, इसको आसानी से कई गुना और भी देख सकते हैं। अंदाजन एक रफली आपके जहन में क्या आइडिया? जी, वैसे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों की जो सिर्फ डिक्लेयर्ड है वो भी इससे ज्यादा है, क्योंकि उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो बयान दिया गया था उस वक्त के चेयरमैन साहब ने, वो यही था कि तकरीबन 74 बिलियन के तो असासे जो डॉलर्स टर्म में वाइट हुए हैं, तो वो तो अब किसी न किसी शक्ल में डिक्लेयर हो ही रहे हैं। और फिर आप कोई 120 बिलियन के करीब रफ सा अंदाजा रखिए
कि इतने एसेट्स तो बाहर स्टैश हैं मुख्तलिफ शक्लों में, क्योंकि अभी हमें वर्जिन आइलैंड के बारे में तो पता भी नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से दुनिया में एक नया कानून नाफिज होगा जिसमें इन जो टैक्स हेवन्स हैं उसका भी हमें कुछ डेटे का मिलने का इम्कान है। ओहो, तो इसका मतलब है कि जनवरी 2024 जो है वो बड़ा तगड़ा साबित हो सकता है, जैसे पैनामा लीक्स पाकिस्तान में हुआ। अच्छा, दूसरा ये कि पैनामा लीक्स में सिर्फ एक पाकिस्तान में पॉलिटिकल हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके ऊपर केस था, लेकिन वहां पे भी सैकड़ों पाकिस्तानियों के नाम थे, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी भी किस्म की। हाँ जी, बल्कि वो जो 475 लोग जिनके नाम आए थे पनामा लीक्स में, उनको तो 2018-19 में आपने देखा कि एमनेस्टीज के जरिए भी उन्होंने अपना वाइट कर लिया। तो बहुत अफसोसनाक बात थी कि एक फर्द वाहिद को निशाना बनाया गया और बाकी सब लोगों को एमनेस्टी दे दी गई, तो फिर इनको भी एमनेस्टी दे देते। ये तो बहुत ही अजीब सी बात थी कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तक को भी उसमें एमनेस्टी मिल गई थी, और ये परेशान कुन बात जो है ये अभी तक जारी है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, और आगे मामलात और संगीन होते हुए नजर आएंगे जब वर्जिन आइलैंड के हवाले से जनवरी 2024 में रूल्स चेंज होंगे। जी, अभी ये डेडलाइन रखी गई है कि जो टैक्स हेवन है वहाँ, चाहे आपकी ट्रस्ट है चाहे कोई कंपनी है, जैसे इनके नेस्कोल और नीलसन थी, उस तरह की कंपनीज को भी अपने बेनिफिशियल ओनर्स के नाम देने पड़ेंगे, और ये मरबूत हो जाएगा आकर जो वहाँ पे एक ओनरशिप रजिस्ट्री होती है हर कंट्री के पास, उसके पास ये और किसी को भी ये डेटा लेने का हक हासिल होगा। पहले तो हुकूमतों तक सिर्फ इसकी रसाई थी, फिर तो ये होगा कि आप खुद भी ऑनलाइन देख सका करेंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा सर, जब हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं और दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करते हैं तो वहां पे जीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर, लेकिन दुनिया भर का काला धन वहां पर छुपाया जा सकता है। तो ये इस चीज को सही करने की जरूरत नहीं है, एक फैक्टर जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखे हुए, और ये जो टैक्स हेवन्स जो हैं वो इस तरीके से उसकी नाक के नीचे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो स्विट्जरलैंड वगैरह थे इन पे तो काफी सख्ती हुई, और इसी वजह से पाकिस्तानियों के वहाँ जो 19 बिलियन से बहुत कम 2 बिलियन रह गए थे, वो भी शायद अब उससे भी कम रह गए हैं। तो स्विट्जरलैंड ने तो ऑफर की थी कि जो पब्लिक स्टोलन मनी है वो तो हम वैसे ही वापस कर देंगे अगर आप हमें उसके क्वाइफ दे दें, और जो बाकी आम लोगों के थे वो भी इस डर से कि अब OECD वगैरह में और दूसरी चीजों में इसका सख्ती से जो है वो, और पाकिस्तान का जो आपको याद होगा कि अल्टीमेटली जो हमने उनसे TT रीनिगोशिएट की थी, उसके तहत वो इंफॉर्मेशन भी अब देने के पाबंद थे, तो वहां से पैसा निकालकर ज्यादातर पाकिस्तानियों ने फिर वर्जिन आइलैंड वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये मुझे बताइए सर कि एक तो ये कि जनाब आपने स्विट्जरलैंड की बात की, लेकिन बहुत बड़ा ट्रांसफर जो है वो एशियन टैक्स हेवन्स के अंदर आ रहा है। फिर दूसरा ये कि पैनामा के हवाले से फिर पूरी दुनिया में खलबली नहीं होगी वर्जिन आइलैंड के नंबर्स के हवाले से, वहां से जो कुछ भी निकलता है? जी, बहुत बड़ी खलबली मचेगी, और जिसकी तरफ आपने इशारा किया, UAE में पाकिस्तानियों के जो अभी 3000 तो नई कंपनीज सिर्फ पिछले साल ऐड हुई हैं, और वहाँ पता है आपको फिर अकामा भी मिल जाता है। जब अकामा मिल जाता है तो फिर एसेट जो है वो डिक्लेयर नहीं करते, वो फिर उनकी एक तरह से रेजिडेंशियल स्टेटस पाकिस्तानी से बदल के UAE का हो जाता है। तो बहुत से लोगों ने उसको अब मनपसंद किस्म की ज्यूरिसडिक्शन कहा है, क्योंकि वहाँ एक और भी एडवांटेज है पाकिस्तानियों को या किसी को भी कि वहाँ अगर आप रियल एस्टेट में करते हैं तो उसके रेंट के ऊपर टैक्स कोई नहीं है, तो उसकी वजह से लोग फिर डबल टैक्सेशन ट्रीटीज का भी फायदा उठाते हैं। अगर कोई पाकिस्तान का रेजिडेंट भी हो जाए और दुबई में उसकी प्रॉपर्टी हो, वो डिक्लेयर भी कर दे, तो उस रेंट को हम नहीं टैक्स कर सकते और दुबई तो टैक्स करने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। मगर अब एडवांटेज है पाकिस्तान को कि अगर वो कवर ट्रीटी ये है कि आप एग्जिस्टिंग ट्रीटी के अंदर किसी भी शिक को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये कहकर के ये अब हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। मगर पाकिस्तान ये जरूरत नहीं कर रहा कि वो उनसे कहे कि ये हमें ये सर बस लास्ट वर्ड जाते जाते पूछना चाहूंगा कि पैनामा से बड़ा एक स्कैंडल आने को तैयार है 2024 में। जी, जनवरी में ये कानून अमेरिका में भी उनका जो है नाफिज हो जाएगा और पूरी दुनिया में फिर नाफिज होगा, और फिर ये सारी जितनी भी बेनिफिशियल ओनरशिप के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ ये खुल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर मालियाती उमूर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कि पैनामा जिसने पाकिस्तान में सब कुछ तहबाला कर दिया था सियासी मंजरनामे को, अब उससे भी बड़ी चीज जो कि जनवरी 2024 में वर्जिन आइलैंड जो है वो अपनी डिटेल्स शेयर करेगा बेनिफिशियल ओनर्स के हवाले से, तो तब पूरी दुनिया में क्या होता है। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।